22 जनवरी आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एसओएल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और भारत के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज 1 वर्ष हुआ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का। 1 साल पहले एक बहुत बड़ा काम हुआ, भव्य काम हुआ, दिव्य काम हुआ, बहुत बरस के बाद हुआ, लंबे संघर्ष के बाद हुआ, पर हुआ। बहुत लोगों को आशा नहीं थी कि होगा, और आज 1 वर्ष हुआ। और जब प्रोफेसर पायल मैडम मेरे पास आई कि हम 22 जनवरी को ये कार्यक्रम करना चाहते हैं और एक ऑडिटोरियम जो है भगवान राम के नाम पे रखना चाहते हैं, तो मैंने कहा दिन भी शुभ है, काम भी अच्छा है और राम जी की कृपा सबके ऊपर रहे, एसओएल के ऊपर विशेषकर रहे, और राम जी रहेंगे तो उनके रहने से बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। इसके कारण से आज ये तय किया गया कि इस ऑडिटोरियम का नाम श्री राम ऑडिटोरियम होगा। उस सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। राम तो भारत के प्राण हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। न जाने कितनी माओं ने अपने बच्चों के नाम में राम लिया होगा, कहीं पे पहले राम, कहीं बाद में राम, कहीं बीच में राम। ऐसे न जाने कितने घरों में, कितने बच्चों को माओं ने राम नाम रखा होगा। हर घर में, हर शहर में आपको राम के नाम के लोग मिलेंगे। हर घर में जहां पर भी मंदिर होगा वह राम की एक उपस्थिति है। और ऐसा बोलते हैं कि राम तो मन में भी रहते हैं, वो बात भी ठीक है। इतना सब होने के बाद भी जब भारत के समाज ने राम को अपना माना, उनके आसपास जो जीवन भारत का चलता है, तो मैं सोचता हूं कि आजादी के 75 वर्ष के बाद यदि राम कहीं नहीं मिलते थे तो कहां नहीं मिलते। आपको राम सरकारों में नहीं मिलते थे, आपको राम विश्वविद्यालयों में नहीं मिलते, आपको राम भारत की शिक्षा में नहीं मिलते, आपको राम सरकारी भवनों में नहीं मिलते। बाकी मन में मिलते हैं, लोगों में मिलते हैं, समाज में मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं। अब वो जो अंतर है वो भी कम नजर आया, मैं ऐसा मानता हूं। पर मेरे मन में कई बार प्रश्न आता है कि 75-77 साल की आजादी हो गई, क्या कोई विश्वविद्यालय श्री राम के नाम पर है भारत में? क्या कोई सरकारी भवन श्री राम के नाम पर है भारत में? महत्वपूर्ण सरकारी भवन कहीं हो भी सकता है, पर मुझे मिला नहीं। मैंने ढूंढने की कोशिश करी तो मुझे मिला नहीं। भारत के बच्चों को, भारत के समाज को, भारत की संस्कृति और साहित्य से जो दूर रखने का काम हुआ, ये एक प्रश्न है कि ये क्यों हुआ होगा। क्या इसकी आवश्यकता समझी गई होगी या अपने आप ही हो गया, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप ये देखिए, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और बैंकॉक एयरपोर्ट का नाम है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। अगर आप स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो एक मन में लगता है कि भारत से बाहर भारत के दर्शन होते हैं, यानी भारत की संस्कृति का, भारत के संस्कार का और लोगों का कोई प्रभाव थाईलैंड के ऊपर होगा। बात यहां खत्म नहीं होती। जब आप उस एयरपोर्ट पे एंटर भी करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा, ये जितना कमरा है इससे डबल साइज का समुद्र मंथन का दृश्य नजर आता है। एक तरफ से देवता खींच रहे हैं उसको, एक तरफ से दैत्य खींच रहे हैं और भगवान शिव उसके ऊपर हैं। इतना अच्छा लगता है हर भारतीय को, मन गर्व से और ऊंचा, सिर ऊंचा हो जाता है कि क्या बात है, ये भारत की संस्कृति की पहचान। पर भारत के किसी एयरपोर्ट पे ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि सरकार से राम को थोड़ा दूर रखा गया। पर अब चलो, समय अनुकूल है, आज आवश्यकता नहीं है, एक छोटा सा प्रयास हुआ। पर मेरे मन में आ रहा था कि एक ऑडिटोरियम का नाम श्री राम जी के नाम पर हम रख के शुरुआत कर रहे हैं, कहीं राम जी के लिए तो छोटा नहीं होगा। पर मुझे लगा नहीं, राम तो बहुत बड़े हैं, उनके लिए क्या छोटा और क्या बड़ा, राम तो राम है। और तुलसीदास जी ने कहा कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। तो मैंने कहा राम जी की कृपा है, एक अच्छा काम है, अच्छा दिन है। और पायल जी को बधाई, जायसवाल जी को बधाई, आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत बधाई। राम जी की कृपा बनी रहेगी और लगेगा मन में एक अच्छे भाव आएंगे जब एक ऐसे व्यक्तित्व के नाम पर यह ऑडिटोरियम होगा। राम का मतलब क्या? बहुत सारा अलग अलग मतलब है।
हरिओम पवार जी की कुछ पंक्तियां कोट करूंगा राम को लेके, कि जब हम कहते हैं कि राम से हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए और शिक्षा में उसकी बहुत प्रासंगिकता है, उपयोगिता है राम की, अगर वो दूर रहे तो हमने कुछ तो खोया है। आज उसको ठीक करने का वक्त है। प्रधानमंत्री अगर कहते हैं ना कि यही वक्त है, सही वक्त है, तो बात ठीक है, तो अभी सही समय है और ईश्वर ने ये काम हम सबको ये दिया है कि हम एक सही काम अपने देश के लिए करें। मैं हरिओम पवार जी की पंक्तियां, कि राम का मतलब क्या, वो कहते हैं राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान के सीने में, राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले अनुसुईया की मानवता को, राम मिले सीता जैसी पावनता को, राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। मैं भी एक सौगंध राम की खाता हूँ, मैं भी एक सौगंध राम की खाता हूँ, मैं भी गंगा जल की कसम उठाता हूँ। मेरा भारत माँ मुझको वरदान दे, मेरी पूजा है, मेरा अरमान है, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। पवार साहब जब कहते हैं कि मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है, तो ये जो भारत है, भारत की संस्कृति है, भारत के संस्कार हैं, भारत के जो लोग हैं, उनके प्राण राम हैं। हम उससे दूर कैसे हो सकते हैं और क्यों होना चाहिए? इसमें जो मेरे टीचर्स बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, हम सबकी बड़ी भूमिका है। हमें अपनी भूमिका सही तरीके से सही संदर्भों में करनी चाहिए। एक छोटी सी घटना का उल्लेख और करना चाहूँगा कि जब राम वनवास से वापस आए, उनके राज तिलक का कार्यक्रम था, तो भरत ने पूछा उनसे आके कि भैया किस किस को बुलाया जाए इसमें कार्यक्रम के अंदर। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो 14 बरस का वनवास हो गया, मैं नहीं जानता आसपास कौन कौन राजा हैं, कौन कौन मंत्री परिषद के सदस्य हैं, और अयोध्या के समाज में, देश के समाज में कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको बुलाना चाहिए, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप जिनको बुलाना चाहते हैं बुलाइए। कुछ लोग तो उनके साथ श्रीलंका से आए ही थे, हनुमान जी आए और बहुत सारे लोग आए थे। इनके अलावा आप मेरे पास तो नहीं है, आप जिनको बुलाएं। तो लेकिन वो रात को अचानक उनको ध्यान आया, उन्होंने भरत को रात को ही उठाया और कहा कि भरत, मैं एक व्यक्ति का नाम लूँ को और बुलाने के लिए आप विशेष निमंत्रण भेजिए, केवट को, जिसने मुझे गंगा पार कराई थी। ये राम का चरित्र है, ये राम का चरित्र है कि उनको उस समय केवट को बुलाने के लिए उन्होंने विशेष निमंत्रण गया। तो राम है, और अगर हम राम को देखते हैं तो अपने नजरिए से देखते हैं। राम नजरिए से परे हैं, भारत के बच्चों को यह समझने की जरूरत है। राम तो नजरिए पर्सपेक्टिव से बहुत दूर हैं, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, कोई अपनी ही निगाहों से तो देखेगा मुझे, कोई अपनी ही निगाहों से तो देखेगा मुझे, हर एक को समंदर नजर आऊं कैसे। कोई अपनी ही निगाहों से तो देखेगा मुझे, हर एक को समंदर नजर आऊं कैसे। ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो नजरिया है, इसको बनाने का काम शिक्षा का है, ताकि भारत के बच्चे भारत से जुड़ें, अपनों से जुड़ें, आज राष्ट्र प्रेम की जितनी आवश्यकता है उससे जुड़ें, और भारत के राष्ट्र प्रेम के प्रतीक हैं राम। तो एक मन में कई बार प्रश्न आता है, हम सब पढ़ते हैं कि सफलता का क्या मतलब है। हम बोलते हैं कि एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल, सही बात है, बिल्कुल सब सफल होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। तो उसका मायने क्या है? एक सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सा मायना है। सफलता का मतलब है कि आपके रहने से यदि दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो आप सफल हैं। आपके रहने से यदि दूसरों की जिंदगी में अच्छा होता है, आपके आसपास के, दूर के, थोड़े दूर के, देश के, समाज के, मानवता के, अगर जीवन में अच्छा होता है तो आप सफल हैं। और आपके न रहने से अगर अच्छा होता है तो क्या होता है? तो आप सफल हैं कि नहीं हैं? ये एक बात है। तो सफलता का मायना सिंपल है कि यदि आपके रहने से कुछ अच्छा होता है दूसरों की जिंदगी के अंदर तो आप सफल हैं। पैसा सफलता का एक मापदंड तो हो सकता है, 10 में से 1 हो सकता है, पोजीशन उसका दूसरा मापदंड तो हो सकता है, पर जो असल मापदंड है, ये इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो हो सकते हैं, ये सोल रीजन नहीं हो सकते किसी सफलता के। ये हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। एंड एज प्रोफेसर पायल मैगो हैज राइटली सेड,
The school was started in 1962, and in the last 62 years, an accomplished, outstanding journey of 62 years, you have produced outstanding politicians, accomplished bureaucrats, good human beings, and you have done all possible things which are expected from School of Open Learning. Congratulations to all of you. We started with only 900 students, 3 programs, and now we have more than 4 lakh students, 19 programs, 17 plus 2, 19 programs, so we are doing extremely well in new programs also, and in 21st century, our role has become more important. When I was going through this video, I asked Professor Payal, are we also giving e-learning materials to our students? She said, yes, they can download from our website, no issues. This is only the one step. But yes, delivery of material is equally important because there are many students who really want to study from the books. Yes, it is equally important. And when I say open and distance education, are, my dear teachers, those who are here, either newly recruited or the old teachers of this organization, today the biggest challenge is how can we make learning experience interesting and important to our students? This is very, very important. We have technology lab, you have like education technology laboratory, you have studio also, we have many social media platforms, we have good number of animating tools also available with us. How can we make classroom, how can we make this experience of learning interesting, effective and impactful? This is a big challenge. Think about it. We have to learn lessons from advertising industry and film industry. Like in advertising industry, time is very important. When I say time is very important, if your advertisement is 30 seconds or 1 minute, it changes everything because there is huge cost involved into it. It means you have to deliver what you want to deliver in an impactful way in 30 seconds or a minute. And advertisements are very powerful. They have message, they have product, they have marketing skills, and so many things we have to learn. So in the education system, we have not given any weightage to this because time was ample with us. But now when it comes to this open and distance education, this attention span, worldwide people say attention spans of more than 15 minutes is a very big thing. It is very difficult. If you give a video or a boring video of 1 hour, who will listen to 1 hour? Nobody. Because there are many distractions. In classroom also, whenever I talk to the teachers, this attention span is the duty of a teacher. Good teacher means better attention span. Bad teacher means no attention span. How can we make? It means what? We have to use tools. See how film industry is using graphics, how they are using 3D Max Studio, Maya, or good animating tools. It means the teachers who are in this School of Open Learning, now please reorient yourself. I would also like to request Principal and Director Madam, please organize workshops on animation of animating tools. Graphics designers, we need graphics designers. There is no need to appoint new ones. Because you are the director of your film, you are the producer of your film, you are actor also there. Learn new things, learn new teaching ways and teaching pedagogies. This is very, very important. Because writing a good chapter, we are sending to our students, yes, but I don't know how many years this method will also survive. See the web series, season 1, season 2, season 3, what is happening there? 10 episodes, 40 minutes or 30 minutes each, and they are releasing at one point of time only. But if web series is very good, many of you
may go through that web series on a weekend only, like 24 hours. If it is bad, एक दो करके छोड़ देते हैं, छोड़ो ना, क्या बेकार है. That's why the total course should be divided into 40, 50 such small videos, and one chapter is your one season. Use ICT. You should be very good in designing. You should be a designer. Content creation is only one aspect of it, but how to present your content. And if we fail to do so, then we will not be able to set any example. Because if Delhi University is such a premier institution where bright minds are coming from expectations, and you are also bright mind, my dear teachers. You should set examples, become example, so that other universities of our country will follow. Nobody will watch boring videos, or if you install a camera in a classroom, record the lecture, put it to your students, nobody will appreciate that. We have to put special effort in this direction. My request to ma'am, please look into this aspect. This is very, very important, and we want to be, this is a new field, so we want to be front runner in the field. Others should follow us. Why should we follow others? If others have not done it, many universities have tried but failed. Few IITs failed in this. We all know, we have seen many videos of IITs, technical videos. Nobody watched those videos. Very boring. We have to make it interesting. तो आप डायरेक्टर बनो, डिजाइनर बनो. ये बहुत बड़ा चैलेंज है. आपके पास 4 लाख स्टूडेंट्स. They are future of our country. If we fail to do so, the others who will follow us will not forgive us for our tardiness and negligence and complacent attitude. Please don't do it. This is my request, humble request to all of you. We have to change the face of distance education of our country. If you have any difficulty, University of Delhi is here to support you. If you want to, ma'am, if they want to go to any best institutions of the world, please do it. Allow them. They should spend time, 2 months, 3 months, 4 months in the best institutions of the world. Identify those institutions where you can learn new things, good things. But first is the attitude is important. You should be in the right frame of mind to do it. We are here to support you. We will support you. So create your own content, interesting content, and the way in which the content is delivered to the students. Content is important, but delivery is more important than content. कैसे उसको करते हो? You should also start your podcast, so that your teachers, your students, because in the podcast you may invite your bright students also. Their views are very important for fellow students. Please think about, and then regular do it. Our presence should also be on blogs, also be on video blogs. I would also like to request that please develop a center for teaching, learning and pedagogy. IT enabled, graphics enabled. Spend money in that. Come out of the traditional systems of learning. You have more than 4-5 lakh students, and in postgraduate studies also 19,000 students. Good. Today we have started call center, helpline numbers and crèche facility. You are shaping the future of large number of students. My dear teachers, do you understand your responsibility? What is expected from you? Please think, rethink. There should not be any chance of negativity and complacency in the whole system. Teachers should understand this responsibility. और आपने ध्येय वाक्य रखा, जब मैं देख रहा था, सा विद्या या विमुक्तये. आपने इसे विष्णु पुराण से लिया, सा विद्या या विमुक्तये.
तो मैंने सोचा इसका पूरा श्लोक देखा जाए कि विष्णु पुराण ने क्या कहा। आपने वहाँ से एक हिस्सा उसका लिया है कि तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आया साया परम धर्म कर्म विद्यन्या शिल्प निपुणम। मतलब है कि कर्म वही है जो बंधनों से मुक्त करे और विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए। इसके अलावा जो भी काम है वे सब निपुणता देने वाले हैं। ये बहुत साल पहले कहा गया होगा, मैं मानता हूं, पर मतलब क्या है कि मुक्ति का मार्ग, सा विद्या या विमुक्ते, मुक्ति के मार्ग का मतलब क्या? आपके जीवन से गरीबी की मुक्ति, आपके जीवन से नेगेटिविटी की मुक्ति, आपके जीवन से गलत ख्यालों की मुक्ति, आपके जीवन से जो भी खराब विचार आता है मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, इस सब की मुक्ति। तो मुक्ति का मार्ग है ना वो सा विद्या या विमुक्ति। विद्या से अगर मुक्ति नहीं आई, पर मैं सबसे पहले बोल रहा हूं, उन्होंने बोला ना कि वो बाकी सब तो शिल्प नहीं पुणम है, शिल्प लेने वाले, पर वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपका काम आज 21वीं सदी में आपको ऐसी समझ भी चाहिए, हमको ज्ञान भी चाहिए और निपुणता भी चाहिए। तीनों को का जो एक मिश्रण है वो बनेगा तो होगा सा विद्या या विमुक्तये। अच्छे इंसान का निर्माण करना ये शिक्षा का बहुत बड़ा काम है। जब हम मुक्ति की बात करते हैं, ये मुक्ति बुराई से मुक्ति है, अच्छाई से मुक्ति नहीं है। क्योंकि आधे से क्या है वो मतलब थोड़ा कई बार अजीब हो जाता है। मैं वैसे कम बोलना चाह रहा हूँ इस पर, संस्कृत वाले लोग मुझे पकड़ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैं तो अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ कि मुक्ति का मेरे लिए मतलब क्या है और मेरे बच्चों के लिए क्या मतलब उसका होना चाहिए। आप इस सब पे ध्यान दें। आपका तो ध्येय वाक्य बहुत अच्छा है और इसी ध्येय वाक्य को आगे बढ़ाते हुए जो भारत की आवश्यकता है उसको समझते हुए ऐसे ही बच्चों का निर्माण करें, क्योंकि भारत आज बहुत आगे बढ़ रहा है। मैडम ने बहुत अच्छा, सक्सेना मैडम ने जब कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत अच्छा करेगा, हमें अपनी भूमिका उसमें खोजनी है, अपनी भूमिका बनानी है। तो अगर एक एसओएल का विद्यार्थी ने इतना अच्छा किया है तो बाकी सबको भी तो अच्छा करना है ना। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है। और कभी भी मन में कमजोरी का भाव मत लाना, कभी मत लाना। कि जब सक्सेना मैंने कहा कि आप अपने आप देखो अपने बारे में, आप कभी कमजोरी का नहीं लाना। यही भारत आपसे अपेक्षा करता है। खूब अच्छा करो, अपना नाम बनाओ, देश का नाम ऊंचा करो। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई।